बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट 1। इसमें हम जो हेडिंग्स कवर करेंगे उसमें है डिस्कवरी न्यूक्लिक एसिड्स की, इम्पोर्टेंस, केमिकल कंपोजिशन एंड टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड इज़ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी। एक जर्मन केमिस्ट था एफ मिस्चर, उसने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया 1869 में। अब इस साइंटिस्ट ने एक वाइट सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस से और फिश के स्पर्म से। उसने इस सब्सटेंस को नाम दिया न्यूक्लियन का, क्योंकि इसको उसने ऑब्टेन किया था न्यूक्लियस से। बाद में उसने ये देखा कि न्यूक्लियन की एसिडिक नेचर है, इस वजह से इसने इस न्यूक्लियन को या वाइट सब्सटेंस को नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि आरएनए वाज फर्स्ट मेड बाय लेबोरेटरी सिंथेसिस इन 1955, जबकि डीएनए को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया इन 1967 में। आरएनए की अमाउंट वेरी करती है फ्रॉम सेल टू सेल, लेकिन डीएनए की जो अमाउंट है ये कांस्टेंट है एक स्पीशी में, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स ऑफ लिविंग सेल्स एंड वायरसेस। न्यूक्लिक एसिड का काम है स्टोरेज एंड रेप्लिकेशन ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस। मोस्ट ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं प्रोटीन के साथ कम्बिनेशन में, और फिर इन कंबाइंड सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड्स मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट लेंथ्स होती हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है डीएनए, जिसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। डीएनए का काम है जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को लेकर जाना, जबकि इसकी जो दूसरी टाइप है वो है आरएनए, जिसे राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, जिसका काम है ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना जिसका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की केमिकल कंपोजिशन। P11 साइंटिस्ट था, P11, जिसने बताया न्यूक्लिक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर 1920s में। उसने ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड के जो यूनिट हैं वो है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है इसमें फॉस्फेट, इसके अलावा इसमें है 5 कार्बन शुगर, और ये शुगर राइबोस होगी इन केस ऑफ आरएनए, जबकि डीएनए के केस में शुगर को हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोस। नंबर 3 इसका कंपोनेंट है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है राइबोस शुगर। इससे आपको पता चल रहा होगा कि आरएनए या राइबोन्यूक्लियोटाइड को हम देख रहे हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेस है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फॉस्फेट। सो न्यूक्लिक एसिड के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर, इसके अलावा फॉस्फेट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक है प्यूरीन और दूसरी है पायरिमिडीन। क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि प्यूरीन लार्ज होती हैं, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जबकि पायरिमिडीन स्मॉल और सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्यूरीन की एग्जांपल क्या है, एडिनिन, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से, इसके अलावा गवानीन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो एडिनिन और गवानीन आप देख रहे हैं, ये दोनों लार्ज और डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जिनको हम प्यूरीन कह रहे हैं। पायरिमिडीन जैसे मैंने बताया कि स्मॉल और सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। इसकी एग्जांपल है साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अरविंद चिरगाफ का वर्क। अरविंद चिरगाफ ने ये प्रूव किया कि एडिनिन की अमाउंट डीएनए के अंदर हमेशा इक्वल होती है थायमीन के।
इसी तरीके से गवानीन की अमाउंट हमेशा इक्वल होती है साइटोसिन के। दस देयर इज ऑलवेज इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन A+G एंड पायरिमिडीन C+T। यहाँ पे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि एडिनिन इक्वल है थायमीन के और गवानीन इक्वल है साइटोसिन के। जी नेक्स्ट हम देखेंगे बॉन्डिंग इन न्यूक्लिक एसिड। इसके लिए आपने डायग्राम पे फोकस करना है। देखिए ज़रा कि आपको यहाँ पे राइबोज, यहाँ पे आपको शुगर नज़र आ रही है, 5 कार्बन शुगर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड का यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, जिसके 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, इसके अलावा 5 कार्बन शुगर, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप, जो आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब ये जो शुगर है, 5 कार्बन शुगर है, इसके नंबर 1 कार्बन के साथ अटैच है नाइट्रोजिनस बेस। इसके अलावा इसके नंबर 5 पे अटैच है फॉस्फेट ग्रुप। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 3rd पोजीशन के ऊपर मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बेसिकली 5 कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है और 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक अप करने के लिए। अब कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। किन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है? 3rd कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5th कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप में। इट लिंक्स टू न्यूक्लियोटाइड्स। दिस रिएक्शन रिलीजेज अ वाटर मॉलिक्यूल। और आपको पता है जब किसी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो इसे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी वजह से डीएनए और आरएनए की लॉन्ग चेन्स बनती हैं। अगेन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके दरमियान में बन रहा है? शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान में और फॉस्फेट ग्रुप में। अब इसको हम जूम करके देखते हैं डायग्राम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसमें आपको 2 न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे एज अ रिज़ल्ट वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है और आपको नज़र आ रहा है कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक हो गए हैं। और इस तरीके से जो लिंकेज है उसको क्या नाम दिया गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। द फॉस्फेट ग्रुप जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इज़ लिंक टू द 2 sugars by a pair of ester bonds. Thus the linkage between 2 nucleotides, this is known as phosphodiester bond. अगेन आपको 2 न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आ रहे हैं, एक का 5 प्राइम एंड और दूसरे का 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड का फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम एंड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन दोनों के दरमियान में जो लिंकेज बनी है उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक अप हो गए हैं। इसी तरीके से ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं। इसी वजह से डीएनए और आरएनए की लॉन्ग चेन्स बनती हैं। थैंक्स।